समझ में नहीं आता कि समाज में इतनी असमानता आखिर क्यों है। कुछ लोग महलों में रहते हैं और कुछ लोग मतलब पूरी जिंदगी सिर्फ गुजारा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये सवाल सदियों पुराना है। बिल्कुल। तो बीपीएससी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी सीरियस स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स का आज की इस डीप डाइव मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी कैंडिडेट्स का इस डीप डाइव सेशन में स्वागत है। आज हमारा विषय सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है। आज हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में उनके डीपली रूटेड योगदान की। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो है कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी मास्टर क्लास पीडीएफ, जिसमें मार्क्स के प्रिंसिपल्स, उनके नोट्स और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्क्स को पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट थियोरी की नींव है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट थियरी। जी, उनके बिना मॉडर्न सोशियोलॉजी को समझना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। मार्क्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। एग्जैक्टली। वो 19th सेंचुरी के एक जर्मन फिलोसोफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और सोशियोलॉजिस्ट भी थे। और उनके विचारों को समझने के लिए हमें उनके इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस पर बात करनी होगी। मतलब किन लोगों ने उन पर असर डाला। हाँ, मार्क्स के विचार अचानक हवा से नहीं आए थे। उन्होंने दो बड़े थिंकर्स को डीपली पढ़ा था। पहले थे GWF हेगल और दूसरे थे लुडविग फॉयरबाख। हेगल और फॉयरबाख। तो अगर इस इंटेलेक्चुअल जर्नी को हम समझें तो मार्क्स ने इन दोनों से आखिर क्या लिया, क्योंकि इन दोनों का नजरिया तो बहुत अलग था। बिल्कुल अलग था। देखिए, हेगल का जो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट था वो था डायलेक्टिक्स यानी द्वंद्ववाद। हेगल का मानना था कि दुनिया में जो भी बदलाव आता है वो आइडियाज के टकराव से आता है। इसे आइडियलिज्म कहते हैं। पर दूसरी तरफ फॉयरबाख का नजरिया इसके एकदम उलट था। मटीरियलिज्म। हाँ, मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद। फॉयरबाख कहते थे कि इंसान का जीवन हवा हवाई विचारों से नहीं बल्कि जमीनी कंडीशंस और फिजिकल जरूरतों से चलता है। तो अगर मार्क्स ने हेगल का आइडियाज वाला पार्ट हटा दिया तो फिर सोसाइटी को उनके हिसाब से क्या चला रहा था? यही उनकी सबसे बड़ी लीप थी। मार्क्स ने क्या किया कि हेगल से डायलेक्टिक्स का फ्रेमवर्क लिया, यानी बदलाव टकराव से आएगा। लेकिन उन्होंने आइडियाज को निकालकर फॉयरबाख का मटेरियलिज्म वहां रख दिया। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। ओके। और सोशियोलॉजी में एक बहुत फेमस लाइन है, इसको नोट कर लो। मार्क्स ने हेगल को सर के बल खड़ा कर दिया, पुट हेगल ऑन हिज हेड। मार्क्स ने कहा कि हेगल का फिलॉसफी उल्टा था, मैंने उसे पैरों के बल सीधा किया है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, यानी दुनिया ख्यालों से नहीं इकोनॉमी से बदलती है। और यहीं से एक और बड़ा कॉन्सेप्ट निकलता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। हाँ, ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री राजा रानियों की कहानी नहीं है। असली हिस्ट्री इस बात की कहानी है कि इंसान ने इकोनॉमी को कैसे बदला। इकोनॉमिक फैक्टर्स ही बदलाव का असली इंजन होते हैं। और इसी बेस पर मार्क्स ने हिस्ट्री को 5 क्लियर स्टेजेस में बांट दिया। एस्पिरेंट्स को इसका सीक्वेंस याद रखना चाहिए। पहला था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, आदिम साम्यवाद। हाँ, ये हंटर्स और गैदरर्स का सोसाइटी था। कोई क्लास नहीं थी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सब शेयर्ड था। फिर खेती आई। एग्जैक्टली। दूसरा स्टेज आया एंशिएंट सोसाइटी। यहाँ से सोसाइटी 2 क्लासेस में बटी, मास्टर्स और स्लेव्स, मालिक और दास। और यहीं से एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई। जी। तीसरा स्टेज था फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। ये मेडिवल टाइम था। यहाँ जमीन ही पावर थी। एक तरफ लॉर्ड्स थे और दूसरी तरफ उनके खेत में काम करने वाले सर्फ्स। और फिर आया हमारा आज का मॉडर्न सिस्टम। हाँ, चौथा स्टेज कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का दौर। यहाँ सोसाइटी फिर 2 हिस्सों में बटी, फैक्ट्रीज के मालिक यानी बुर्जुआजी और वहाँ काम करने वाले मजदूर यानी प्रोलेटारिएट। और मार्क्स यहाँ रुके नहीं, उन्होंने 5वें स्टेज की बात की जिसे कम्युनिज्म कहा गया। ये फ्यूचर का एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगा जहां रिसोर्सेज पर सबका बराबर हक होगा। इस फ्रेमवर्क को और क्लियर करने के लिए मार्क्स ने एक बहुत ही बढ़िया मॉडल दिया, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल।
इसे कैंडिडेट्स एक बड़ी बिल्डिंग की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल है। सोचकर देखिए कि एक बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, जो जमीन के नीचे है, वो बेस है। और मार्क्स के हिसाब से ये बेस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी है। बिल्कुल। और इस बेस में दो चीजें आती हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब मशीन्स, टेक्नोलॉजी, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन यानी मालिक और मजदूर का रिश्ता। हम्म और इस फाउंडेशन के ऊपर जो पूरी बिल्डिंग खड़ी है, दीवारें, छत, वो सब सुपरस्ट्रक्चर है। तो सुपरस्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि बेस ही डिसाइड करता है कि सुपरस्ट्रक्चर कैसा होगा। सुपरस्ट्रक्चर में वो सब आता है जो इकोनॉमिक नहीं है, जैसे कल्चर, रिलीजन, कानून, एजुकेशन, मीडिया। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लीगल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसका हिस्सा है, तो आंसर होगा सुपरस्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। इसका मतलब रिलीजन या लॉ इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इकोनॉमी के कंट्रोल में है। उनका काम है रूलिंग क्लास के फायदे को लेजिटिमाइज करना। बिल्कुल, लेजिटिमाइज करना। अगर इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है तो लॉज भी वैसे ही बनेंगे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाएं। और इसको मेंटेन करने के लिए एक टूल यूज होता है, फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी मिथ्या चेतना। फॉल्स कॉन्शियसनेस, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। हाँ, मजदूरों को इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उन्हें लगता है कि उनकी खरीबी उनकी अपनी गलती या किस्मत है, सिस्टम की नहीं। वो कैपिटलिस्ट के आइडियाज को ही अपना सच मान लेते हैं। और जब तक ये फॉल्स कॉन्शियसनेस रहती है, सिस्टम चलता रहता है। अब इस बदलाव के मैकेनिक्स पर आते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये बदलाव होता कैसे है? इसकी एक प्रोसेस है। करंट स्टेट को मार्क्स थीसिस कहते हैं, जैसे आज का कैपिटलिज्म। लेकिन इसमें एक्सप्लॉयटेशन है जो एक विरोध को जन्म देता है। इसे हम एंटीथीसिस कहते हैं। मतलब जो फैक्ट्री मालिक को अमीर बना रही है, वही फैक्ट्री गुस्से से भरे हुए मजदूरों की फौज भी तैयार कर रही है। हाँ, और जब इन दोनों में थीसिस और एंटीथीसिस में टकराव होता है तो पुरानी सिस्टम टूट जाती है, नया सिस्टम बनता है जिसे सिंथेसिस कहते हैं। और ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक कम्युनिज्म नहीं आ जाता। इस टकराव को समझाने के लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की वो लाइन बहुत जरूरी है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। आज के दौर में ये स्ट्रगल बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच है। बुर्जुआजी का एम सिर्फ प्रॉफिट है और प्रोलेटेरिएट के पास सिर्फ अपना लेबर है। और ये प्रॉफिट आता कहाँ से है? ये एक्सप्लॉयटेशन से आता है। इसे प्रूव करने के लिए मार्क्स ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दी। एक सिंपल मैथ्स एग्जांपल से एस्पिरेंट्स इसको इजीली